भारत माता की वंदे। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। बिंदास में हम आपके सामने फिर लेकर आए हैं मुद्दा लोकपाल का, अन्ना के आंदोलन का, भ्रष्ट मंत्रियों को निकालने का और वास्तव में इसको रामदेव बाबा जैसे कहते हैं कि आजादी की दूसरी लड़ाई का। यह हमारा 10वां बिंदास बोल है जो अन्ना के आंदोलन के बाद हम आपके सामने लेकर आए हैं। कल के बिंदास में भी आप लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आज जब इस आंदोलन को सबसे ज्यादा आपके समर्थन की जरूरत है तो हम आपको बिंदास का मंच खुला कर रहे हैं अपनी बात को रखने के लिए। लेकिन आज की बात में हम निर्णायक बात आपके सामने कर रहे हैं। हम आपको पूछ रहे हैं कि क्या यह लड़ाई अब आर पार की होगी। अन्ना हजारे जी ने आज अनशन पर बैठते हुए कहा कि मैं मरते दम तक अब नहीं उठूंगा, अब जो भी बात होगी वो लोकपाल के बाद होगी और मैं मरते दम तक यहां से नहीं उठूंगा। लेकिन उन्होंने एक विश्वास व्यक्त किया कि इस देश की जनता मुझे मरने नहीं देंगी। लेकिन मुझे इस पर भरोसा नहीं है क्योंकि देश की जनता अभी भी इस आंदोलन के प्रति उतनी गंभीर नहीं है जितनी होनी चाहिए। क्या अन्ना का भरोसा देश की जनता सही ठहराएगी? क्या अन्ना का भरोसा जनता सही नहीं ठहराएंगी तो क्या होगा? और यह सही ठहराए इसके लिए क्या होना चाहिए? इस आर पार की लड़ाई की बात आज हम आपको कह रहे हैं कि क्या अब आर पार हो जाए। क्या है आपका कहना? आप हमेशा की तरह बेखौफ होकर कॉल करके अपनी बात को हम तक पहुंचा सकते हैं। आपकी बात शुरू करने के पहले हमारे साथ जो अतिथि जुड़े हैं उनकी प्रतिक्रिया लेने के पहले हम नजर डालते हैं मुद्दे पे। इस बार जंतर मंतर पर गम और गुस्से का अजीब संगम है। हर तरफ बस एक ही शोर है कि शायद अन्ना का ये अनशन आम आदमी के हक में एक ऐसा कानून बना सके जिसके डर से भ्रष्टाचारी के पसीने छूट जाएं। क्योंकि अन्ना के समर्थन में आने वालों का मानना है कि अन्ना जो कहते हैं सही कहते हैं। बेईमान सियासत के इस ना खत्म होने वाले दंगल में आम आदमी थक कर चूर हो चुका है, मगर फिर भी बेईमान नेताओं, मंत्रियों, अफसरों और बाबुओं की बेशर्मी को देखते हुए अन्ना लड़ रहे हैं। बेईमान और शातिर सियासतदानों की नापाक चालें हमें चाहे जितना जख्मी कर जाएं, अन्ना हजारे के आगे दम तोड़ देती हैं। देश में ऐसी परिस्थितियां बन चुकी हैं जहां आम जनता अपने आप को अकेला, असहाय और ठगा हुआ महसूस कर रही है, जिससे ये पता लगता है कि जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो आंदोलन कर रही है वो कभी उसे मिलेगा नहीं। अब इस बार लोकपाल की ये लड़ाई आर पार की स्थिति में आ चुकी है। पिछले 40 साल से देश की आम जनता की नजर एक ऐसे विधेयक पर पड़ी है जिसे यदि पास कर दिया जाए, एक कानून का रूप दे दिया जाए तो शायद देश की आधी समस्या दूर हो सकती है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का संघर्ष जारी है, लेकिन अब ये आंदोलन इस ओर बढ़ने लगा है जहां पर अन्ना आंदोलन बनाम केंद्र की सोई हुई सियासतदानों के साथ जंग ऐलान हो चुका है। तमाम तरह की मीडिया और जनता के सपोर्ट के बाद यह आंदोलन तो सफल रहा, लेकिन अंत में सरकार ने वही किया जिसके लिए वो जानी जाती है। उसने बिल तो पास नहीं किया, उल्टे आंदोलन करने वाली टीम अन्ना पर ही वार कर दिया। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अन्ना टीम को अपनी अंतिम युद्ध बाण छोड़नी चाहिए? इस बार टीम अन्ना भी आंदोलन को अंतिम अंजाम तक ले जाने की मूड में है। पिछले 1.5 साल से सरकार के धोखों और ढकोसलों से वह पूरी तरह से वाकिफ हो चुकी है। इस बार टीम अन्ना लोकपाल पर कम फोकस करते हुए उन मंत्रियों पर ज्यादा हमले दाग रही है जो लोकपाल कानून बनाने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। अगर बात की जाए पिछले 2 दिन से जारी इस आंदोलन की, तो इस बार सरकार की बातों से पता चलता है कि वो किसी तरह से आंदोलन को हाइप देना नहीं चाहेगी और न ही उन सभी मुद्दों पर गौर फरमाएगी जिसे टीम अन्ना ने रखा है। इस बार के आंदोलन में मीडिया की भी कुछ कमी दिखाई दे रही है। इसका एकमात्र कारण सरकार की मीडिया जगत पर दबाव और दमनकारी नीति है। जंतर मंतर पर गम और गुस्से का एहसास अभी सत्ताधारियों को शायद नहीं हो पा रहा है। जंतर मंतर की भीड़ किसी वोट बैंक का हिस्सा नहीं बल्कि उनकी है जो भ्रष्टाचार से तंग आ चुके हैं। हजारों लोगों को किसी एक नाम से पुकारेंगे तो यकीनन ये नाम अन्ना ही होगा। बहरहाल ये एक ऐसा आंदोलन है जिसकी आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि अब आर पार की लड़ाई हो ही जाए। यही है आज का बिंदास बोल का मुद्दा। आप भी दे सकते हैं अपनी बेखौफ राय।
हमारे साथ दो विशेष अतिथि जुड़े रहेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार मनोज मनोहर जी। मनोज जी, आपका स्वागत है। मनोज जी पहले भी बिंदास में आ चुके हैं और भ्रष्टाचार के ऊपर किताबें लिख चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार है और इस आंदोलन पर भी बारीकी से अभ्यास कर रहे हैं। साथ में हमारे साथ जुड़े हैं प्रदीप माथुर जी। प्रदीप जी टीम अन्ना के साथ साथ बाबा रामदेव के भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के भी कार्यकर्ता है। आप दोनों के साथ करोड़ों की संख्या में आप दर्शक जुड़े रहेंगे जो अपनी बात को बिगर काटे पीटे सीधे लाइव सुदर्शन के द्वारा करोड़ों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हम आपकी बात को हमेशा की तरह बेखौफ अंदाज में रखेंगे, सिर्फ आप बोलने की हिम्मत करिए। सुदर्शन का ये बिंदास का प्लेटफॉर्म आपके लिए ही है। हम चलते हैं मनोज जी के पास। मनोज जी, आर पार की लड़ाई संभव है? देखिए, जब से पिछले क्रिकेट विश्व कप के बाद जब टीम अन्ना का गठन हुआ और इन लोगों ने एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाई जंतर मंतर पे धरना देने की भ्रष्टाचार के खिलाफ। भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत बड़ा है, बड़ा ही बुनियादी और असली मुद्दा है और सारी समस्याओं की जननी भ्रष्टाचार है। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि कुछ कुछ मौक़ों को छोड़ करके देश में कभी फिजा भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बनी। लेकिन कुछ गैर सरकारी संगठनों ने और कुछ अन्य सामाजिक तत्वों ने मिलकर के जब ये एक लोकपाल के बहाने या दूसरी आज़ादी के बहाने या काला धन के लिए भारत स्वाभिमान की तरफ से जो कुछ आगे पहल हुई, और फिर अन्ना हजारे जिनका एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है महाराष्ट्र में, वो विशुद्ध रूप से भ्रष्टाचारी मंत्रियों के खिलाफ अनशन करने वाले व्यक्ति रहे हैं। मैंने उनको महाराष्ट्र में उनके गृह जिले में जाकर के मैंने देखा है। जंतर मंतर के धरने के बाद से जो घटनाक्रम हुआ, सरकार की तरफ से जो वार्ताएं हुई, और बिल्कुल, और उसमें तो उसका आउटपुट तो हम सिंगल शब्द में खत्म कर देंगे कि वो धोखा हुआ। लेकिन क्या अब ये आर पार की लड़ाई की दिशा तक जा सकती है? क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा अब तक का गवर्नमेंट के स्ट्रैटेजी का जो पार्ट है कि गवर्नमेंट रिएक्ट नहीं कर रही है, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, नजरअंदाज कर रही है, जिसके कारण कि जब लड़ने वाला अकेला ही लड़ता रहेगा और जब तक विरोध करने वाला विरोध नहीं करेगा तो उसको सहानुभूति नहीं मिलेगी। जैसे पिछले बार अन्ना को अरेस्ट किया गया, उसकी सहानुभूति सरकार को मिली। दिग्विजय सिंह जैसे बड़बोले लोगों ने अनाप शनाप बातें की, उसका फायदा अन्ना को मिला। तो जो रिएक्शन गवर्नमेंट की तरफ से होनी चाहिए वो रिएक्शन इस बार नहीं हो रही। क्या इस कारण भी ये आंदोलन अब उस रुद्र रूप में आते हुए नहीं दिखाई दे रहा है? देखिए, आंदोलन के तो तत्व ऑल पहले से मौजूद हैं और ये कहा जा रहा है कि पिछले 4 दिनों में भीड़ नहीं हुई। मेरे हिसाब से भीड़ कोई मुद्दा नहीं है। अगर आंदोलन का मुद्दा बड़ा वास्तविक है, देश की करोड़ों जनता के हित से जुड़ा हुआ है, तो उसकी समर्थन में लोग वहां जुट रहे हैं। भीड़ मुद्दा है, मैं ऐसा मानता हूं कि भीड़ मुद्दा है। इसलिए है क्योंकि भीड़ आंदोलनकारियों के लिए मुद्दा नहीं हो सकती, लेकिन जिस सरकार के ऊपर आप वोट दबाव बनाना चाहते हैं, जिस मीडिया के थ्रू आप समाचार को बाहर भेजना चाहते हैं, ये 2 चीजें कम से कम ऐसी है जो भीड़ के साथ ही हो सकती है। अगर भीड़ है तो ही मीडिया उसको खबर बनाएगा, और अगर भीड़ है और मीडिया खबर बना रहा है तो सरकार चुकेगी। देखिए, पिछले साल अन्ना हजारे की गिरफ्तारी के बाद जब रामलीला मैदान में जो रैली हुई थी, वह एक ऐतिहासिक एक तरह से धरना था और उसमें मीडिया के कवरेज की भी हाइप थी। सारे देश में जन जागरण का माहौल था। केवल दिल्ली ही नहीं, देश के असंख्य शहरों में बिल्कुल एक उत्सव धर्मी तरीके से तमाम भ्रष्टाचार। लेकिन उस बार अन्ना को सपोर्ट करने की कीमत शायद मीडिया ने बाद में वसूल ली है, ऐसा भी आरोप लग रहा है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े, हम उनके साथ चलते हैं, सुनते हैं क्या कहते हैं। हाँ सर, नमस्कार। हाँ सर। सर नमस्कार सर, बोलिए। सर मैं बोल रहा हूँ सर, ये जो पंतप्रधान अपने देश का सर, ये खुद का निर्णय नहीं लेता सर। हेलो हेलो, बोलिए बोलिए। ये दूसरे के निर्णय पर ये रहता सर, और अपन आशा करके बैठे हैं कि वो जन लोकपाल अपने को बिल पास करेगा। क्या सर ये सही है सर? ऐसा पंतप्रधान जो कमजोर है और दूसरे की बात सुनता है, वो बिल्कुल सही में जन लोकपाल बिल पास करेगा सर? धन्यवाद। मतलब मनोज जी का कहना तो बिल्कुल सही है। वैसे डिसीजन तो सोनिया गांधी को ही लेना है, मनमोहन सिंह तो बेचारे जो डिसीजन लिया जाएगा उसको फॉलो करने के भर तक का ही काम कर सकते हैं। मैं प्रदीप जी के पास चलूंगा। प्रदीप जी, आर पार की लड़ाई की बात बाबा जरूर कर रहे हैं, लेकिन क्या ये आर पार की लड़ाई के लिए जो आपका पहला सेनापति, उसके बाद की फौज, उसके बाद की फौज, ये बाबा के पास नहीं दिखती है? और एक लीडर, सिंगल वन मैन आर्मी जैसी बात है। देखिए, ऐसा नहीं है कि संगठन अपने तरीके से काम करता है। पूज्य स्वामी जी महाराज ने कहा कि हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, तो जो लड़ाई लड़ेंगे उसमें लोग अनशन पे बैठेंगे, और जो अनशन पे बैठेंगे तो आर पार की लड़ाई का मतलब ये है या तो बलिदान होगा या मांगे मानी जाएंगी।
लेकिन ये भ्रष्ट सरकार है, उसमें देखते हैं कितना बलिदान दिया जा सकता है, कितने लोग बलिदान देंगे और कब तक ये सरकार नहीं झुकेगी। और जहाँ तक संगठन की बात है, अगर आपने देखा होगा पूज्य स्वामी जी महाराज अभी जब जंतर मंत्र पे पहुंचे तो एकदम से जो है 5 से 7 हजार लोग एकदम से जंतर मंत्र पे पहुंच गए। तो एक संगठन की अपनी शक्ति होती है। नहीं, मैं सैनिकों की संख्या की मुझे चिंता नहीं है बाबा रामदेव के बारे में। जैसे पिछले बार बाबा अरेस्ट हुए और उनको वहां हरिद्वार पहुंचाया गया, वहां जाने तक या उसके बाद भी कई घंटों तक संभ्रम की स्थिति थी कि इस स्थिति में क्या होगा, क्या डिसीजन होगा, दिल्ली के लोग कहां चले जाएंगे जो दिल्ली में बैठे थे, आगे रिएक्ट क्या करना है। तो बाबा के बाद दूसरी टीम स्ट्रांग होनी चाहिए। अब आचार्य बालकृष्ण भी जेल में है, हो सकता है रामदेव बाबा भी 9 तारीख के आंदोलन के पहले भी जेल में जाए, उनको ऐसा किया भी जा सकता है, नजरबंद भी किया जा सकता है, दिल्ली प्रवेश भी रोका जा सकता है। हालांकि ऐसा करके गवर्नमेंट कोई रिएक्शन नहीं चाहेगी, लेकिन ऐसा भी हो सकता है क्योंकि बाबा रामदेव के साथ संख्या की समस्या नहीं है। तो आर पार की लड़ाई के लिए जो कई स्टेजेस में एक लड़ाई की रणनीति होनी चाहिए, वो नहीं दिखती है। देखिए, इसमें एक तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक नारा दिया है कि हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। तो उसमें यह है, अगर पूज्य स्वामी जी महाराज को अरेस्ट करते हैं तो जहां पे भी पुलिस रोकेगी वहीं पे अनशन होगा, अनशन जरूर होगा, चाहे वो रामलीला मैदान में होगा या जेल में होगा। अब वो नीति तैयार की गई है कि वो पुलिस प्रशासन सरकार, भ्रष्ट सरकारी चाहे कुछ भी करें, लेकिन हम आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। पिछली बार कुछ समस्याएं रही तो वो दोबारा ऐसी स्थिति नहीं आएगी। बिल्कुल। एक कॉलर के बाद चलते हैं, सुनते हैं क्या कहते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम नमस्कार सर, मेरा नाम बलविंदर, मैं सऊदी अरब से बोल रहा हूँ। हाँ, और किसी न किसी के साथ आर पार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी ना। जब तक आर पार की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो सरकार की आंखें बिल्कुल नहीं खुल पाएंगी। सर, हम लोग प्रदेश में हैं, इधर हम लोग गाड़ी साफ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है इधर। जब तक अन्ना हजारे जैसे 10 आदमी और पैदा नहीं होते हैं, सरकार की आंखें नहीं खुलेंगी। और सर, मैं सदस्य न्यूज का बहुत धन्यवाद हूँ। सिर्फ आपका ही चैनल है जो टीवी के ऊपर सब हम लोगों को इधर दिखा रहा है, सब कुछ कर रहा है, और आपका बहुत शुक्रिया है आपका। और सर, आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तो किसी अभी देखो, पहले टाइम पे लाला लाजपत राय सर पे लाठियां खाई, सब कुछ किया, भ्रष्टाचार खत्म हुआ, भगत सिंह आए। लेकिन अभी मेरा ख्याल है कि कोई ना कोई भगत सिंह या लाला लाजपत राय या महात्मा गांधी जैसे आदमी आएंगे तो ही देश की तरक्की होगी, नहीं तो नहीं होगी। बिल्कुल, धन्यवाद। विदेश में बैठे भारतीय लोगों को हमेशा भारत की चिंता बनी रहती है, क्योंकि यहाँ का घर चलाने के लिए वहां जाकर वो अपना परिश्रम संघर्ष करते हैं, और जब यहाँ पर ऐसी स्थिति देखते हैं तो दुख होता है, क्योंकि जहाँ रह रहे वहाँ की जनता भी कोसती है। और ऐसे में अपनों की ये बेदर्दी दर्द बनकर जब बाहर आती है तो सुदर्शन के बिंदास के द्वारा ऐसे हमारे अनिवासी भारतीय अपनी बात को रखते हैं। और एक कॉलर की बात सुनते हैं। नमस्कार। हेलो, बोलिए, नमस्कार सुरेश जी। क्या कहना है आपका? सर, मैं अमर सिंह बोल रहा हूं। बोलिए। शायद कॉलर की नेटवर्क समस्या है, और यही बात हम कह रहे हैं कि नेटवर्क सही होना चाहिए, क्योंकि संघर्ष करना है तो नेटवर्क खराब नहीं होना चाहिए। इसलिए आप सही नेटवर्क में आके कॉल करें तो आपकी बात ज्यादा अच्छी तरीके से रखी जाएगी। हम आपके सामने कारण दिखाते हैं कि क्यों हम कह रहे हैं कि आर पार की लड़ाई हो। सरकार जंतर मंतर पर आंदोलन के 5 दिन बीत जाने के बावजूद सरकार पर कोई असर नहीं दिख रहा है। जनता पूरे जोश के साथ आंदोलन में शामिल हो रही है। अन्ना हजारे भी अनशन पर बैठ गए हैं। आंदोलन को कुचलना चाहती है सरकार। सरकार किसी भी तरह से आंदोलन को सफल नहीं होने देना चाहती। सरकार आंदोलन को कुचलने के लिए हर तरह के फंडों का प्रयोग कर रही है। सरकारी हुक्मरान आंदोलन को तोड़ने के लिए हर तरह के डर्टी गेम खेल रहे हैं। मीडिया संस्थानों का दोहरा खेल। सरकार ने मीडिया संस्थानों को पूरी तरह से मैनेज कर रखा है। कोई भी मीडिया संस्थान आंदोलन को पूरा लाइव नहीं दिखा रहा, सिवाय सुदर्शन न्यूज के। अगर दिखा भी रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी फुटेज या फिर टीआरपी के लिए। मीडिया संस्थान पत्रकारिता से भटककर सरकारी पुतले बन गए हैं। सरकार की नीयत में खोट। सरकार ने पहले भी केवल आश्वासन दिया था, उसका मकसद कभी जन लोकपाल लाने का नहीं रहा। अब भी सरकार केवल बहानेबाजी करेगी, क्योंकि सरकारी हुक्मरानों के बयानों में ईमानदारी नहीं दिख रही। भ्रष्टाचार खत्म नहीं करना चाहती सरकार। सरकारी हुक्मरान भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए तरह तरह की भाषणबाजी करते हैं। ये नेता और मंत्री कभी देश को भ्रष्टाचार मुक्त नहीं करना चाहते।
अपने आप को देश का युवा नेता कहने वाले राहुल गांधी भी संसद में जन लोकपाल पर राजनीति करते हैं। ज्यादातर मंत्रियों और सांसदों का भ्रष्ट होना। देश की कैबिनेट में 15 से ज्यादा मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। कोई भी सरकारी महकमा भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं दिखता। हर जगह भ्रष्टाचार समाया हुआ है। आम आदमी हर ओर से लुटता जा रहा है। आम आदमी हर ओर से लुट रहा है। भ्रष्ट मंत्रियों को बचाती सरकार। देश की सरकार अपने हर भ्रष्ट मंत्री को बचा रही है। जो जेल चले गए थे वो भी आसानी से बाहर आ गए। पी चिदम्बरम जैसे मंत्री बड़े आराम से गृह मंत्रालय की कुर्सी पर जमे बैठे हैं। ए राजा जैसे मंत्री जेल से निकलकर मस्ती कर। तो ये कारण है कि जिस कारण से हम आपको कह रहे हैं कि ये लड़ाई आर पार की होनी चाहिए, और इसका घोषणा अन्ना ने कर दी है। अन्ना अनशन पर खुद बैठ गए और अब अन्ना की कैपेसिटी हम जानते हैं और सरकार की बेदर्दी भी हम जानते हैं कि पहले दिन तो निश्चित तौर पर कुछ होना नहीं है, सरकारें देखेगी। और ये जरूर देख रहे हैं, ऐसा मैं कहता हूं कि सैटरडे संडे को भीड़ थी, अब मंडे को क्या होता है। सोमवार से अगर गर्दी कम हो गई, भीड़ कम हो गई तो सरकार झुकेगी नहीं। और इसीलिए अन्ना की नहीं, ये देश की चिंता होनी चाहिए कि जंतर मंतर पर सोमवार से भीड़ कम ना हो, क्योंकि अगर 10% भी भीड़ कम होती है तो ये सरकार को इससे राहत मिलेगी। क्या आप राहत, विश्वास, आत्मविश्वास अन्ना का बढ़ाना चाहते हैं या भ्रष्ट सरकार का बढ़ाना चाहते हैं, आपको तय करना है और इसलिए आपको वहां आना है। कई लोग ये कहेंगे कि वर्किंग डे है, उन दिनों में ड्यूटी पे जाना है, काम करना है, कभी देश की भी ड्यूटी करनी चाहिए, क्योंकि अगर इस बदलाव की लड़ाई में हम अपनी ड्यूटी नहीं निभाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमको कभी माफ नहीं करेगी। इसलिए घर का काम छोड़कर अब राष्ट्र के काम के लिए समय देने की जरूरत है। बहुत कुछ नहीं करना है, कम से कम अन्ना के भीड़ में समुद्र की तरह सहभागी होना है। मनोज जी, क्या ये कल वाली थ्योरी जो है ये एक चिंता का विषय रहेगी? देखिए, लोकतंत्र में भीड़ एक पैरामीटर है। उस हिसाब से एक बड़े बुनियादी विषय पे आंदोलन हो रहा है तो उसकी लोगों से अपेक्षा की जा रही है। परंतु मेरा ये मानना है कि देखिए, संपूर्ण क्रांति जो 74 का आंदोलन हुआ, बड़ा देशव्यापी आंदोलन हुआ, राजनीतिक सत्ता का परिवर्तन हुआ, लेकिन नई राजनीतिक सत्ता ने भी भ्रष्टाचार को लेकर कोई क्रांतिकारी पहल किया हो, हमें ये नहीं दिखाई दिया। 1989 में बीपी सिंह ने भी बोफोर्स के बहाने भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ी, लेकिन नई सरकार में भ्रष्टाचार को लेकर के कोई जो है गैर परंपरागत तरीके से कोई काम नहीं किया गया। उसी प्रकार से मैं यूपीए और कांग्रेस पार्टी में तमाम वंशवाद से लेकर तमाम दोष हैं, तमाम वहां पर अधिनायकवाद का बोलबाला है, लेकिन भ्रष्टाचार को लेकर के मैं देश के सारे राजनीतिक दलों को मैं इसके लिए जिम्मेवार मानता हूं। भ्रष्टाचार का मूल मुद्दा जो है वो लोकपाल और अन्ना के इसमें रामदेव बाबा ने बड़ी अच्छी स्पष्टता दी है। उनका जो कहना है कि व्यवस्था परिवर्तन ही एकमात्र उपाय। बिल्कुल बिल्कुल। तो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई बड़े क्रमबद्ध और सिलसिलेवार तरीके से होगी। इसमें एक नहीं कई सुधार लाने होंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार किसी एक वजह से नहीं है। केवल 15 मंत्रियों को हटा देने से देश की हर जनता भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगी, ये बिल्कुल ये कोरी कल्पना है। तो हम भ्रष्टाचार के मूल कारण क्या है, हर क्षेत्र में फैले भ्रष्टाचार का मूल कारण क्या है और फिर भ्रष्टाचार का क्या निदान हो सकता है, उसके असली उपायों पर पूरी एक राष्ट्रीय मंथन और एक संकल्प लेने की जो है जरूरत है। लेकिन लोकपाल के बहाने इसकी एक सांकेतिक पृष्ठभूमि जरूर बनी है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि अन्ना हजारे का इतिहास निश्चित रूप से एक भ्रष्टाचार के विद्रोही का रहा है, लेकिन बाकी उनके टीम के लोग तो एक्टिविस्ट रहे। हम आज के कार्यक्रम में अन्ना की चिंता ही नहीं है, बल्कि हमको अन्ना की चिंता यह है कि जो विश्वास उन्होंने जनता पर दिखाया कि देश के लोग मुझे मरने नहीं देंगे, इस पर मुझे लोगों पर संदेह है। देखिए, पहले अन्ना की टीम ने ऐसे इस तरीके के बयान दिए और इस तरीके को उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई जिससे लगा कि वो अभी एक पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिशियन की तरह पब्लिसिटी सीकर हो गए। आज की बात आपको कहता हूं, आज कोई संजय सिंह करके उसके टीम में है, उन्होंने अनावश्यक तरीके से नरेंद्र मोदी और विजय दर्डा के विवाद में खुद छलांग मारी कि टीम अन्ना का नरेंद्र मोदी के लिए कोई क्लीन चिट नहीं, जबकि ये टीम अन्ना जिसलिए गठित हुई है उसमें नरेंद्र मोदी विषय नहीं है। बिल्कुल 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 नहीं। देखिए, ये लोग टीम अन्ना के लोग जो है राजनीतिक नेता और राजनीतिक दलों की तरह बयान दे रहे हैं। इसमें ये लगता है कि वो पब्लिसिटी सीकर ज्यादा है, करप्शन पर उनकी बहुत व्यापक समझ नहीं है, उनके पास केवल एक झुंझुना है लोकपाल का। क्या इस बात की गारंटी है कि देश के 4 खंभे जो जुडिशियरी,
मीडिया और संसद जब भ्रष्टाचार का निवारण नहीं कर पा रही है, और क्यों नहीं कर पा रही है? चलिए हम लोकपाल पे फिर भी सवाल या निशान उठाने के बजाय हम जरूर टीम अन्ना को ये कहें, जो गलत है हम उनको कहने की हिम्मत रखें, क्योंकि जब हम उनको समर्थन करते हैं तो उनकी गलतियों का समर्थन नहीं करेंगे, और इसलिए अगर कुछ गलत है तो उन तक ये बात पहुंचानी चाहिए। और हम ये पहुंचा रहे हैं कि टीम अन्ना अनावश्यक राजनीति की बातें ना करें। वहां पर हमने जब ये बात हुई, संजय सिंह ने स्टेटमेंट दिया तो हमारी टीम ने वहां पर सर्वे किया तो ये बात उनको नागवार गुजरी। वहां पर समर्थक कई लोग नरेंद्र मोदी को भी समर्थन करने वाले हैं। तो राष्ट्रवादी शक्तियों में अगर विभाजन होगा तो निश्चित तौर पर यह टीम अन्ना के लिए सही नहीं रहेगा। देखिए, इसकी लड़ाई पॉलिटिकल और गैर पॉलिटिकल दोनों है। टीम अन्ना लाख दावे करती है कि हमारी लड़ाई गैर पॉलिटिकल है, लेकिन उनके लोग पिछले 1 साल से हम देखते आए हैं कि कई चुनावों में वो बिल्कुल एक स्ट्रेटेजी के तहत जो है वो पॉलिटिकल फोर्सेज का समर्थन और विरोध करते हैं। बात चलूंगा प्रदीप जी, जिस तरीके से रामदेव बाबा ने नरेंद्र मोदी का समर्थन किया है उसके आधार पर तो ये लगता है कि अब मोदी को मानने वाली भीड़ भी 9 तारीख के कार्यक्रम में बढ़ेगी। देखिए, जो जितने भी राष्ट्रवादी शक्तियां हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि जो भी लोग भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते हैं, देश के हित की बात करते हैं, जो व्यक्ति 3 मुद्दों पे हमारे साथ हैं, भ्रष्टाचार, कालाधन और व्यवस्था परिवर्तन, हम उन सभी का समर्थन लेंगे, उन सभी को समर्थन देंगे। उनकी व्यक्तिगत राय कुछ भी हो सकती है। दूसरा, स्वामी जी ने यह कहा कि हम किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे। नाम लेने से जो है मुद्दा भटक जाता है। वही जो है अभी अन्ना जी की टीम में हुआ कि भाई मोदी जी का नाम ले रहे हैं, कभी किसी का नाम ले रहे हैं। नाम लेने से लोग जो है मुद्दे से भटक जाते हैं। वही स्थिति है कि हम ये लोग जो है आंदोलन से भटककर व्यक्ति विशेष पर जा पहुंचे। हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़े हैं, हम उनकी बात सुनते हैं, क्या कहते हैं। नमस्कार। हेलो, आप लाइव में जुड़ चुके हैं, क्या कहना है आपको? हम दूसरे कॉलर के पास चलते हैं, उनकी बात सुनते हो, क्या कहना चाहते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं। आप नमस्कार। नमस्कार सर, संजय पवार सारंगपुर एमपी से बोल रहा हूँ सर। बोलिए संजय जी। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल जनता आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है सर। और मेरा कहना है कि पहले भी जो आंदोलन हुआ था अन्ना हजारे और रामदेव का, जब से आर पार की लड़ाई चाह रही थी, लेकिन सरकार के झूठे आश्वासन की वजह से वो आर पार की लड़ाई नहीं आर पार की लड़ाई नहीं हो पाई। लेकिन इस बार बिल्कुल आर पार की लड़ाई होगी सर। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ सर, आपके चैनल के माध्यम से बाबा रामदेव और अन्ना हजारे से, कि भाई हमारा मुद्दा है लोकपाल बिल और कालाधन लाना। तो जो पार्टी जो नैतिकता से समर्थन कर रही है अन्ना हजारे और बाबा रामदेव को, तो भाई हमको इनकी कथनी और करनी फर्क देखने के लिए इनको भी आह्वान करना चाहिए कि भाई तुम भी जमीनी स्तर पर आओ और अंतर पर हमारे साथ, क्योंकि हमारा मुद्दा तो एक ही है, कालाधन और भ्रष्टाचार। इसके अलावा वहाँ और दूसरी बात नहीं होगी। तो इनको भी जमीनी स्तर पर बुलाना चाहिए, तो इनकी कथनी और करने में हमें फर्क पड़ जाएगा। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉल की बात सुनते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं। नमस्कार। हेलो सर, बोलिए। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भीड़ कोई मुद्दा नहीं है सर। मुद्दा ये है कि जितने भी वहाँ पे भीड़ जुड़ रही है सर, हर भीड़ के हर व्यक्ति के अंदर एक बाबा रामदेव और एक अन्ना सर, सरकार की जो नहीं मिल सकेगी सर।